मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है कल बचा रह गया था, पिछले वीडियो में बचा रह गया था, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल का जो रास्ता होता है वो किस किस मसल से या कैसे मसल्स टाइप से वो बना होता है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो मसल लेयर होता है उसमें 4 मसल लेयर होता है, 4 वॉल लेयर होता है इसके पास। एक जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको सीरूसा कहते हैं, मिडिल लेयर को मस्कुलरिस, थर्ड लेयर को सब मिकोसा और लास्ट लेयर को मिकोसा कहते हैं। बाहर से अंदर की तरफ के लेयर के हम बता रहे हैं। तो ये सीरोसा आउटर लेयर है। मस्कुलरिस में भी 2 लेयर होता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा और वही इनर लेयर सर्कुलर टाइप में होगा, सर्कुलर सेल से बना होगा। सब मिकोसा थर्ड लेयर है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, जैसे कि नर्व, ब्लड वेसल, ये इसमें आते हैं। मिकोसा स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो स्टमक में उसका इरेगुलर फोल्डिंग होता है जिसको हम रॉग ये बोलते हैं। ठीक है, ये इरेगुलर फोल्डिंग को रॉग बोलते हैं। वही स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आते हैं जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई बोलते हैं। इसका एक फिगर हम लोग देख सकते हैं। तो ये मान लीजिए एक जो मसल लेयर है गट्स के, उसको हम लोग ट्रांसफर सेक्शन किए तो उसका जो इस शेप में, जैसे मान लीजिए मेरा गट्स का ये है, ये गट्स है पूरा, ऑस्टोफेगस का मान लीजिए लाइनिंग है। तो ऑस्टोफेगस के लाइनिंग को हम कट करके तो ये जो शेप आएगा, ये फेस को हम देखते हैं। तो ये फेस को हम लोग देख रहे हैं, जिसका जो बीच वाला ये लेयर है, ये जो है ये हमारा ल्यूमेन है, खाली जगह है जिससे खाना पास होगा। आउटर लेयर जो है वो सीरोसा का बना होगा। उसके बीच वाले लेयर में 2 लेयर होंगे, एक मस्कुलरिस के लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस और एक होंगे सर्कुलर मस्कुलरिस। फिर होंगे थर्ड लेयर सब मिकोसा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होते हैं, यही ब्लड सप्लाई करता है इस एरिया में। और फोर्थ लेयर है मिकोसा। सब मिकोसा लेयर जो है ड्यूडेनम में ग्लैंड का भी काम करता है, ग्लैंड फॉर्मेशन में भी काम करता है। तो यही हमारा वॉल लेयर गट्स का। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है म्यूकोसल लेयर का, उसको हम लोग विलाई बोलते हैं। विलाई भी अलग जगह अलग अलग काम करता है। ये देखिए उनके ऊपर भी क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ये रेगुलर फोल्डिंग जो है, उस फोल्डिंग के ऊपर जो ब्लू कलर से दिखाया गया ये लेयर, ये माइक्रोस्कोपिक होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये भी होता है, यानी विलाई के ऊपर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, इसलिए कि ये उससे छोटा होता है। और इसके अंदर ये दो विलाई के बीच का जो बेस है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कर्व। एडजेसेंट बेस को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कर्व। इसका भी आगे काम है, डील किया जाएगा। और इसके अंदर एक लार्जेस्ट लिम्फ वेसल पाया जाता है, ब्लड वेसल्स नहीं, लिम्फ वेसल। और वो सप्लाई होता है बहुत सारे ब्लड वेसल से, जिसको आर्टरी, वेन ये सब कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लिम्फ वेसल के अंदर ब्लड कैपिलरी भी या ब्लड वेसल्स भी होता है, लेकिन जो लार्जेस्ट लिम्फ वेसल यहाँ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल। इस लैक्टियल का मेन काम ये होता है, इस लैक्टियल का जो मेन काम होता है वो है हमारा फैट, जो हमारा फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उस अनडाइजेस्टेड फैट को यहाँ पर, या जो डाइजेशन के लिए लिया गया है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उस फैट को हम लोग इस लैक्टियल में स्टोर करवाते हैं। वो कुछ देर तक स्टोर रहता है, फिर वक्त पड़ने पर उस एनर्जी को आगे दिया जाता है। ये हमारा लैक्टियल, जो कि एक लार्जेस्ट लिम्फ वेसल है। एक नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है या नीट के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लार्जेस्ट लिम्फ वेसल कौन है, तो वो है हमारा लैक्टियल। एक बार ये देख लीजिए, विलाई के ऊपर माइक्रो प्रोजेक्शन जो होता है उसको माइक्रोविलाई कहते हैं। उन दोनों बीच का जो एरिया होता है एडजेसेंट बेस को क्रिप्स ऑफ लिवर कर्व कहते हैं। बहुत सारे ब्लड सप्लाई होते हैं, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई होते हैं आर्टरी, वेन का। और लार्जेस्ट लिम्फ वेसल इन दोनों इस विलाई के बीच में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल। उसका काम यह है कि फैट एब्जॉर्प्शन में वो मदद करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारा लोकेशन उसका बकल कैविटी में है, माउथ के जस्ट अंदर बकल कैविटी में उसका लोकेशन है। और ये 3 पेयर पाया जाता है हमारे माउथ में, ये 3 पेयर पाया जाता है। एक्चुअली ह्यूमन को छोड़ दिया जाए तो एक्चुअली सैलिवरी ग्लैंड 4 तरह के होते हैं।
यहाँ पर हम लोग ह्यूमन में 3 तरह के पाए जाते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। एक होता है इंफ्राऑर्बिटल जो कि ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। तो सैलिवरी ग्लैंड जनरली 4 तरह के होते हैं। तो हम लोग यहाँ ह्यूमन का बात कर रहे थे, इसीलिए ह्यूमन के बारे में 3 पढ़ेंगे। पैरोटिड जो है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी तीनों एक एक पेयर में होता है। इनका लोकेशन अलग अलग होता है। लोकेशन इनका होता है पैरोटिड का चिक के पास और ईयर के नीचे, इस एरिया में होगा पैरोटिड। सबलिंगुअल का होगा टंग के नीचे जो होगा वहां पर होगा सबलिंगुअल। वही सबमैक्सिलरी जो होगा लोअर जॉ में आपका पाया जाता है, इस एरिया में, यहाँ पर पाया जाएगा इस एरिया में। तो ये जो है हमारा तो सैलिवरी ग्लैंड का एक लोकेशन है और इसका नंबर है। इसका फंक्शन क्या है, ओवरऑल फंक्शन ये है कि ये सैलिवा को सिक्रेट करता है डेली। और सैलिवा में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे लाइजोजाइम एंजाइम ये सब होते हैं जिनका काम अलग अलग है। एक है उसमें सैलिवरी एमाइलेज, एक एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड यानी बकल कैविटी में ही, बाय द हेल्प ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के कारण बकल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टाइलिन नाम के कई एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और सिक्रीशन जो होता है हमारे सलीवा का हमारे माउथ में 700 से 800 ml होता है, या कह सकते हैं 1 लीटर तक उसका सिक्रीशन जाता है। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो लीवर के बारे में हम लोग देखते हैं। लीवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में। इसका जो वेट होता है वो लगभग 1200 से 1.5 किलो के बीच में इतना होता है। 1200 किलो नहीं, 1200 ग्राम, यानी 1.2 kg से 1.5 kg के बीच में होता है। इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन टाइप में होता है, ठीक है। और शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, पूरे ट्रायंगल नहीं होता है लेकिन ट्रायंगुलर शेप का होता है। लोकेशन जो है हमारे राइट अपर पार्ट, ये डायफ्राम के जस्ट नीचे इस पार्ट में ये लिवर पाया जाता है, डायफ्राम से अटैच होता है और ये पार्ट में हमारा लिवर पाया जाता है। लिवर 2 लॉब में बटा होता है, 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है राइट लॉब, एक होता है लेफ्ट लॉब। राइट लॉब जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, लेफ्ट लॉब थोड़ा कम बड़ा होगा, छोटा होगा वो। और ये डायफ्राम से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उस स्ट्रक्चर को सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीवर में बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस यहाँ बनता है, बहुत सारे बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये सब आगे डील करेंगे, वो बनता है यहाँ पर। और वो लीवर से बनकर जिस लॉब के, जिस रास्ते के थ्रू आता है वो रास्ते को हम लोग कहते हैं हेपेटिक डक्ट। और कुछ देर में जाकर वो गाल ब्लैडर में थोड़ा देर आराम करता है। और काम ये है कि वो आराम करके उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे कि वो लीवर में जब बना तो उसके पास वाटर 90% होता है, सॉरी 98% वाटर होता है और 2% ऐसी मटेरियल होते हैं। वही जब गाल ब्लैडर में आता है तो इसका वाटर कंसंट्रेशन जो होता है वो 89% हो जाता है। ये आगे जाकर गाल ब्लैडर से जब निकलता है तो जिस एरिया से निकलता है, जिस रास्ते से निकलता है, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। लीवर से जिस रास्ते से आया उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर से जिस एरिया में से निकला उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट को मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट, इसलिए कि दोनों बाइल को कैरी कर रहा है तो इसको बोले बाइल डक्ट। और क्या है कि ये जब सिक्रेट आगे बढ़ता है तो ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक कॉमन एरिया में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। इसलिए क्योंकि यहाँ पर पैनक्रियाज का भी सिक्रेशन और लीवर का सिक्रेशन दोनों यहाँ आएगा, वहां से फिर ड्यूडेनम वाले इलाके में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना वो काम करेगा। इसका मेन फंक्शन लीवर का यह है कि वो बाइल जूस सिक्रेट करता है। कुछ एंटीकोगुलेंट मटेरियल भी सिक्रेट करता है। एंटीकोगुलेंट मटेरियल क्या है, तो वो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है। जैसे इसका नाम है हेपेरिन, हेपेरिन ये सिक्रेट करता है। कुछ लीवर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है। यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, जैसे ऑर्निथिन साइकिल, यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन, सॉरी यूरिया का फॉर्मेशन होता है अमोनिया से। और बाइल जूस जो वो टेम्पोरली स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, जैसा कि हम लोग अभी देखें। तो ये था हमारा लीवर। तो लीवर के बाद अब हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में। इसका वेट 300 से 500 ग्राम होता है। कलर जो है येलो कलर का होता है, येलो इस टाइप में होता है थोड़ा। और लेंथ 12 से 15 सेंटीमीटर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है
सॉरी, और लोकेशन है ड्यूडेनम के बीच में, जो ड्यूडेनम का सी शेप स्ट्रक्चर है वहीं पर ये पाया जाता है। इसका सिक्रीशन जो है ये सिक्रीट करता है हमारे पैनक्रियाटिक जूस को, जैसे लीवर बाइल जूस को करता था वैसे ये पैनक्रियाटिक जूस को करता है। पर डे सिक्रीशन 1200 से 1500 ml होता है इसका। और हाँ, एक और बात ये है कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक साथ आकर मिलते हैं, ड्यूडेनम में अपना सिक्रीशन करते हैं, और वो जो डक्ट है वो एक डक्ट से मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, उसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसमें कि एक भाल्व लगा होता है, उस भाल्व को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा भाल्व रेगुलेट करता है क्या कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट को, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी। या फिर पूछा जा सकता है कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में कैसे पहुंचते हैं, तो वो है हमारा कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हाँ, पैनक्रियाज के बारे में एक मेन चीज जानना ये है कि ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब कि ये एक्सोक्राइन भी काम करता है और एक्सोक्राइन इंडोक्राइन भी काम करता है, मतलब कि इसके पास अपना रास्ता भी है कोई सिक्रीट करने के लिए कोई चीज को, और ये डायरेक्ट अपना कुछ सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में भी मिलाता है। यही चीज है जो सिक्रीशन ग्लैंड के थ्रू या डक्ट के थ्रू बॉडी में जाएगा उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। वैसा ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में मिलाता है उसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन पैनक्रियाज दोनों काम करता है, कुछ एक्सोक्राइन काम करता है जैसे कि ये डाइजेशन में जो हेल्प हो रहा है, डाइजेशन में जो एंजाइम दे रहा है वो सारा एक डक्ट के थ्रू देगा, तो यहाँ पर इसका काम हो गया एक्सोक्राइन का। वही आप सुनते होंगे कि ये इंसुलिन या ग्लूकागोन को भी ये सिक्रेट करता है। तो ये एक हार्मोन है इंसुलिन ग्लूकागोन जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ये काम इंडोक्राइन फंक्शन होते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में काम करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करते हैं इसको। तो पैनक्रियाज को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो ब्रांच मल्टी सेलुलर और अनब्रांच ग्लैंड है जो कि ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका दो तरह के इसमें ग्लैंड होते हैं, ब्रनर ग्लैंड, एक होते हैं क्रिस्प ऑफ लिवर कर्न। ब्रनर ग्लैंड मल्टी सेलुलर ब्रांच है, वही क्रिस्प ऑफ लिवर कर्न मल्टी सेलुलर अनब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रनर ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्रिएट करता है, और जो एसिडिक काइम हमारा स्टमक से आ रहा है, खाना एसिडिक जो आ रहा है वो स्टमक से, उस चीज को हमारा जो इंटेस्टाइन का मसल है उससे हार्म ना पहुंचे उस एसिडिटी से, तो उसके लिए प्रोटेक्टिंग कवर ये लगाता है ब्रनर ग्लैंड। और वही काम क्रिस्प ऑफ लिवर कर्न का भी है, वो भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है और म्यूकस को सेक्रेट करता है। तो ये था हमारा ओवरऑल इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या है, तो कहाँ से डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है उस प्रोसेस में, वो सब देखते हैं। तो जैसे हम लोग फूड खाएं, माउथ से जो फूड खाएं उसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। तो इंजेशन होने के बाद जैसे ही फूड बकल कैविटी में आता है तो फूड में जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा सेलिब्री ग्लैंड है, सेलिब्री ग्लैंड एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसका नाम है सेलिब्री एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। वो पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में तोड़ देता है, या स्मॉल पॉलीसेक्राइड में इसको तोड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तोड़ देगा। इसके बाद जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है, और एक्चुअली सलीवा का और काम ये है कि वो लाइजोजाइम रखता है। लाइजोजाइम से क्या होता है कि वो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्ट है उसको मारता है। बहुत सारे सॉल्ट रखते हैं, NaCl ये सब रखते हैं यहाँ पर सलीवा में। तो ये सब चीज काम यहाँ हुआ। जैसे ही वो फूड आगे की तरफ बढ़ा तो ऑइसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ स्वेलोइंग होता है, निगलने का जो काम होता है। उस समय एक मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि हम लोग पीछे डील कर चुके हैं। फिर आगे जैसे ही वो फूड स्टमक में आया तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टमक में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक गॉबलेट सेल, चीफ सेल पे ऑक्जेंटिक सेल। और चीफ सेल का काम यह है कि वो
पेप्सिन का सिक्रीशन करेगा। ऑक्जेंटिक सेल का काम यह है कि वो एचसीएल का सिक्रीशन करेगा और गॉबलेट सेल म्यूकस लेयर लगाएगा उस स्टोमक वाल पे। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग एक्चुअली घर ही में हम लोग जो काम करते हैं तो उसमें एक शर्त रखते हैं कि हम मार्केट जाएंगे लेकिन इतना रुपया जो बचेगा वो मेरा। तो वही काम पेप्सिन भी करता है, कहता है कि हम अपना काम करेंगे, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम ये होगा कि वहां पर HCl होना चाहिए या एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो वही एसिडिक मीडियम ऑक्जेंटिक सेल सप्लाई करता है वहां पर। ऑक्जेंटिक सेल HCl दिया जिससे एसिडिक मीडियम हो गया और पेप्सिन वहां पर एक्टिवेट हो गया। पेप्सिन यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी में स्टार्ट हुआ। तो प्रोटीन डाइजेशन यहाँ स्टार्ट हुआ और वो प्रोटीन बना स्मॉल प्रोटीन में। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो टूटा थोड़ा सा और स्मॉल प्रोटीन यहाँ पर बन चुका है। फिर जब आगे हम लोग का खाना गया ड्यूडेनम में, तो ये तो एसिडिक था, ये सारा खाना एसिडिक हो चुका था। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में सबसे पहला सेक्रेशन आता है लीवर का, जिसको कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस का हम लोग का काम ये है कि ये जो खाना है एसिडिक खाना को न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो फैट मॉलिक्यूल है उस फैट मॉलिक्यूल को, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को वो क्या करता है कि वो तोड़ता है छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्वेश्चन पूछता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है? द प्रोसेस इन विच लार्ज फैट मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन बाय बाइल जूस इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे खाना आ चुका है ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में ये खाना जो है वो वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वो बाइल जूस अपना ये काम किया और बाइल जूस का और काम है कि बाइल जूस ये काम किया। फिर वहां से पैंक्रियाज का सिक्रीशन आएगा, पैंक्रियाज पैंक्रेटिक जूस देगा, वो भी बहुत सारे एंजाइम जैसे एमाइलेज देगा जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आगे बढ़ेगा, जो कि आगे बढ़ के वो डाइसेक्राइड था तो उसको डाइसेक्राइड में और छोटा टुकड़ा में करेगा। फिर प्रोटीन का डाइजेशन को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में तोड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए डीएनए है उनको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा और फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में तोड़ेगा। ये पैंक्रेटिक जूस का काम हुआ। पैंक्रेटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम है जैसे कि पैंक्रेटिक एमाइलेज यहाँ पर है। पैंक्रेटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। फिर है प्रोटीन के लिए पैंक्रेटिक ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये सारा काम है। न्यूक्लिक एसिड के लिए पैंक्रेटिक न्यूक्लिएज है और फैट के लिए पैंक्रेटिक लाइपेज है। तो ये सारा कुछ तोड़ेगा। फिर फर्दर क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होते के साथ वो अपना सेक्रेशन देगा डाइसैक्रिडेज, जिससे कि वो डाइसैक्राइड जो था वो मोनोसैकेराइड में टूट जाए। प्रोटीन का जो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड था वो डाइपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमिनोपेप्टिडेज के कारण ये टूट जाए एमिनो एसिड में, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड में टूट जाए और फैट ग्लोब्यूल फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट चुका है। तो ये जो हमारा ओवरऑल डाइजेशन था इसमें क्या क्या था, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। प्रोटीन बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टमक में स्टार्ट होगा। फैट फुल्ली डाइजेस्ट कभी नहीं होता है, वही जो फैट बचता है वो हमारा लैक्टियल लिम्फ वेसल में जाकर स्टोर हो जाता है और सारा कुछ का डाइजेशन होता है। इसमें एक प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल जूस के द्वारा होता है। तो ये सारा जो था हमारा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन था। देखिए कि हम लोग का डाइजेशन सारा हो चुका था सारे सब्सटेंस का। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रेकिंग डाउन जो हुआ बायोमोलिक्यूल का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब का स्मॉल इंटेस्टाइनल के ड्यूडेनम रीजन में, यानी फाइनल डाइजेशन ड्यूडेनम में हो चुका होता है। इससे क्या पता चला, डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी में, वही खत्म होता है हमारे ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन हो गया, उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो एब्जॉर्प्शन होता है जनरली एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जिजेनम और इलियम रीजन में। जिजेनम और इलियम रीजन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। जब फूड वहाँ से जब
लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल का यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, और सिक्रीशन होता है कुछ म्यूकस का, जो कि ये सब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इसको चिपका सके, इसमें चिपक सके, और फिर वो इजेस्ट हो सके, बाहर तक निकल सके। और हाँ, कुछ समय के लिए रेक्टम में टेम्पोररी स्टोर होता है हमारा फीकल मैटर टेम्पोररी स्टोर होता है रेक्टम में। तो एक क्या है, प्रोसेस बाय विच द इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर पास टू इंटेस्टाइन म्यूकोसा टू ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसको एब्जॉर्प्शन हम लोग कहते हैं। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एसिमिलेशन होता है, वो इसका मतलब यह है कि यूटिलाइजेशन होगा, ये जो भी डाइजेशन का प्रोसेस हुआ या एब्जॉर्ब हुआ जो फूड, उस चीज का यूटिलाइज होगा हमारे बॉडी सेल और टिश्यू के द्वारा, तो उससे एनर्जी मिलेगा। मेन मकसद ये होता है हमारे न्यूट्रिशन का कि एनर्जी प्रोवाइड करवाना, तो एसिमिलेशन के साथ एनर्जी प्रोवाइड होगा। और उसके बाद एक प्रोसेस होता है रिमूवल का, जो कि इजेशन प्रोसेस है। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो निकलता है हमारे बाइल पिगमेंट के साथ, बिलिरुबिन बिलिबर्डिन के साथ होते हुए, वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन या डिफिकेशन। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो एक सिस्टम है, जैसे हमारी मशीन हम कुछ कर दे तो उसमें कुछ डिसऑर्डर होता है, कुछ खराबी होते ही है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक मशीन है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ खराबी आते हैं। तो उस खराबी का नाम क्या क्या है, तो डिसऑर्डर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जॉन्डिस हो सकता है जिसमें बॉडी पीलापन में आ जाता है, इसमें बिलिरुबिन बिलिबर्डिन का मात्रा बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन पीको फिल्म में दिखाया गया है, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन और डायरिया, ये सब तरह के कुछ हमारे डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम के। धन्यवाद।